नमस्कार मित्रों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के लिए हम देख रहे थे पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। आज हमारी राजनीति विज्ञान की क्लास नंबर 10 रहेगी, जिसके अंदर हम देखेंगे राष्ट्रपति टॉपिक। वैसे क्लास नंबर 9 में हमने राष्ट्रपति टॉपिक देखा है, बहुत लंबा वीडियो चला था हमारा, लेकिन जो बचा हुआ भाग है जिसमें आज हम देखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आपातकालीन शक्तियां। तो राष्ट्रपति पार्ट 2 के अंदर आज हम देखेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा और आशा करता हूं कि आपका कोई सा भी क्वेश्चन राजनीति विज्ञान से आए वो गलत ना हो। एक बार हमारा सिलेबस हो जाएगा तो हर एक टॉपिक के आपके सामने क्वेश्चन भी रखने का हम प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने इतिहास, हिस्ट्री है वो पेपर पेस्ट की कंप्लीट है, वो देख ली है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और राजनीति विज्ञान के की बाकी जो वीडियो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर इनके आप पीडीएफ के थ्रू नोट्स बनाना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाइए और स्टोर से आप अपना जो है पीडीएफ है वो परचेज कर सकते हैं। तो एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं मित्रों राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की ओर। आपातकालीन शक्तियां, पहले यह जानकारी ले लेते हैं कि जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं वो संविधान के कौन से भाग में हैं। संविधान के भाग 18 के अंदर वर्णित की गई है। अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। जो भी ये आपातकालीन शक्तियां हैं हमारी, ये जर्मनी से प्रेरित है, यानी जर्मनी के संविधान से ली गई है। जो वित्तीय आपात का प्रभाव है, वित्तीय आपात का प्रभाव ये यूएसए, अमेरिका से लिया गया है। तो मतलब जो आपातकालीन राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 में वर्णित है। अब मित्रों ये जो आपातकालीन शक्तियां हैं तीन है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 पहला, दूसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, तीसरा है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। तो जो वित्तीय आपातकाल है ये तो अमेरिका से प्रेरित है और बाकी जो राष्ट्रीय आपातकाल और राज्यों में राष्ट्रपति शासन यह है जर्मनी से प्रेरित। अब तीनों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, आराम से देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले चलते हैं मित्रों राष्ट्रीय आपातकाल की ओर। जो अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है वो है अनुच्छेद 352 में। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। कारण क्यों लगाया जाता है, क्या कारण है कि राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति देश में लगा सकता है। तो देखिए कारण क्या क्या है। युद्ध यानी बाह्य आक्रमण, अगर देश पर बाह्य आक्रमण या युद्ध हो जाता है, युद्ध की आशंका हो यानी बाह्य आक्रमण की आशंका हो, विदेशी आक्रमण की आशंका हो, सशस्त्र विद्रोह हो जाए देश के अंदर, जो सशस्त्र विद्रोह हो जाए मतलब आंतरिक अशांति फैल जाए, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया, किसको, सशस्त्र विद्रोह को। तो युद्ध हो जाए देश का, या युद्ध की आशंका हो या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, आंतरिक अशांति फैल जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। लेकिन सिफारिश किसकी रहेगी, मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर। मंत्रिमंडल जब राष्ट्रपति को लिखित सूचना देगा तो फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, उसकी यानी कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करेगा। मित्रों यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम मंत्री परिषद तो बहुत जगह ये शब्द पढ़ा है, लेकिन यहां पे आया मंत्रिमंडल। जो ये मंत्रिमंडल शब्द है इसका पहली बार यानी प्रथम बार प्रयोग अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया है, सिफारिश के अंतर्गत। यह चीज आपको याद रखनी है, मंत्रिमंडल शब्द का प्रथम बार प्रयोग यहां पर हुआ था दोस्तों। तो कारण है युद्ध की आशंका या सशस्त्र विद्रोह। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि अनुच्छेद 352 में सशस्त्र विद्रोह को कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में दोस्तों। जो राष्ट्रीय आपात है इसकी सिफारिश कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है अपनी लिखित सूचना के आधार पर, और उद्घोषणा करता है इसकी राष्ट्रपति दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो चुकी है तो इसकी समय सीमा क्या रहेगी, कितने दिनों तक, कितने महीनों तक, कितने वर्षों तक ये लगा रहेगा। तो देखिए समय सीमा,
यह उद्घोषणा 1 माह में संसद के विशेष बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक है। जैसे ही ये उद्घोषणा होती है, उद्घोषणा होने के 1 महीने के भीतर भीतर संसद के द्वारा जो विशेष बहुमत है उसके द्वारा इस उद्घोषणा को पारित होना आवश्यक है। अगर पारित हो जाती है तो एक बार में 6 माह के लिए लागू रहेगी। जैसे ही पारित होगी तो 6 माह के लिए ये लागू रहेगी। इसे संसद के बहुमत से निरंतर अनिश्चित काल तक आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब एक बार यह लागू हो गई तो 6 महीने तक रहेगी। 6 महीने के बाद वापस संसद है अपने बहुमत से इसको आगे बढ़ाती जा सकती है और अनिश्चित काल के लिए इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों आगे चलिए, ये तो हो गई नॉर्मल जानकारी, कारण, सिफारिश, उद्घोषणा और समय सीमा। अब इसके प्रभाव क्या क्या है, इससे क्या क्या प्रभाव में आता है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए मित्रों, मौलिक अधिकार निलंबित, जो भी हमारे मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो निलंबित हो जाएंगे राष्ट्रीय आपात लगते ही। दोस्तों अब यहां पे देखिए, अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित, जैसे ही लगेगा अनुच्छेद 19 तो निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 358 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। सेंस को राष्ट्रपति निलंबित करेगा। जो सेंस हमारा मूल अधिकार है वो कौन करेंगे, राष्ट्रपति निलंबित करेंगे। इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 359 में। तो याद रखना है 358 और 359 में किसके बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं। जो अनुच्छेद है 20 और 21 ये निलंबित नहीं होंगे। राज्य सरकारें पद पर बनी रहती है प्रभाव केंद्र सूची में। राज्य सरकार अपने पद पर रहेगी, लेकिन राज्य में प्रभाव सिर्फ और सिर्फ किसका चलेगा, केंद्र सरकार का चलेगा। विधानसभा, लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है संसद की अनुमति से। संसद अपनी अनुमति दे तो लोकसभा और जो विधानसभा है, विधानसभाएं चाहे राज्य किसी भी राज्य की हो, तो इनकी जो कार्यकाल है उनको 1 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है। यह प्रभाव पड़ता है किससे, राष्ट्रीय आपातकाल से। दोस्तों अब बात करते हैं कि भारत के अंदर राष्ट्रीय आपात कब कब लगा। तो देखिए, भारत में आपातकाल 3 बार लगा है। पहला लगा है दोस्तों, वो देखिए 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक। 1962 से 1968 तक पहला आपात लगा था, जिसका कारण बना था भारत चीन युद्ध। भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों तो पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा है, 26 अक्टूबर 1962 से 1968 तक। भारत और चीन के मध्य युद्ध होने के कारण उस समय राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। बात करते हैं दूसरी बार भारत में जो राष्ट्रीय आपात है ये कब लगा, 3 दिसंबर 1971 से 24 मार्च 1977 तक। जो दूसरा राष्ट्रीय आपात लगा है इसमें ही लग जाएगा तीसरा राष्ट्रीय आपात। वो क्यों लगता है उसका भी कारण बताएंगे आपको। देखिए मित्रों, जो दूसरा राष्ट्रीय आपात लगा है ये लगा है भारत पाकिस्तान जो द्वितीय युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध तो 1961 में हो गया था, ये द्वितीय युद्ध है, उस समय ये लगा था। भारत पाक द्वितीय युद्ध के समय लगाया गया था भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल। दोस्तों उस समय राष्ट्रपति थे वीवी गिरी और प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। दोस्तों अब मित्रों यहां पे देखिए, यह 1971 में लगा और 1977 तक जारी रहा। लेकिन जो तीसरा हमारा जो राष्ट्रीय आपात है यह भी 1975 में लगा और 1977 तक जारी रहा। कारण क्या है, जब एक राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है तो दूसरा क्यों लगा, क्योंकि यह तो लगा है यहां पर भारत पाक द्वितीय युद्ध के कारण और यह लगा है आंतरिक अशांति के कारण। मतलब किसके द्वारा, सशस्त्र विद्रोह देश में हुआ था, उसकी वजह से यह लगा था। समझे मित्रों। तीसरा राष्ट्रीय आपात लगा है हमारे 25 जून 1975 से 24 मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति के कारण। उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद
और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी दोस्तों। तो 3 बार हमारे देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है। अब यहां पे देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो देखिए सशस्त्र विद्रोह में लगने वाले आपातकाल में मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होते। हमने पढ़ा था कि मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं राष्ट्रीय आपात के समय, लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह आंतरिक अशांति के कारण अगर आपातकाल लगता है तो उसमें मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होंगे दोस्तों। यह है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। आगे चलते हैं और देखते हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बारे में। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा। देखिए मित्रों, इसका कारण क्या है? राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसकी सिफारिश कौन करता है? या तो राज्यपाल सिफारिश करेगा या राष्ट्रपति स्वयं अपने निर्णय के आधार पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। यहां पर जो घोषणा करेगा राष्ट्रपति शासन की वो कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। अब बात करते हैं समय सीमा की, कि राज्यों के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसकी समय सीमा क्या रहेगी। देखिए, यह उद्घोषणा 2 महीने में संसद के साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है, तो यह एक बार में 6 माह तक लागू रहेगी। अगर मित्रों जैसे ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है, उद्घोषणा होती है, अनुच्छेद 356 का प्रभाव किसी राज्य पर लगता है, तो 2 महीने के अंदर संसद के साधारण बहुमत से इसको पास यानी पारित करना आवश्यक है। अगर पारित हो जाएगा तो उस राज्य में 6 माह तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। आगे 6 माह और बढ़ाया जा सकता है, साधारण बहुमत का प्रयोग करके इसको 6 माह और बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष तक लागू रखा जा सकता है, मतलब पहली बार 6 महीना, फिर 6 महीना इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर संसद इसको आगे नहीं बढ़ा सकती। आगे देखिए, इससे अधिक बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग का परामर्श आवश्यक है। अगर इसको आगे संसद बढ़ानी चाहती है तो पहले निर्वाचन आयोग से परामर्श लेना होगा और उसको फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। इसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 3 वर्ष से ज्यादा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अगर इससे अधिक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना है तो इससे अधिक बढ़ाने के लिए संविधान है उसमें संशोधन आवश्यक है, मतलब संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। यह है दोस्तों। आगे देखते हैं राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है, अनुच्छेद 356 लगता है, उसके प्रभाव क्या सामने आते हैं। देखिए मित्रों, प्रभाव देखिए मित्रों, राज्य मंत्री परिषद को भंग कर दिया जाता है। राज्य में जो मंत्री परिषद है उसको भंग कर दिया जाता है, लेकिन विधानसभा को कम से कम 2 माह में भंग किया जाए। यह नहीं कि जैसे राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है तो वहां की विधानसभा को भंग कर दे। कम से कम 2 महीने में उसको भंग किया जाए, लेकिन लगते ही मंत्रिपरिषद वहां की भंग हो जाएगी। मित्रों, यहां पर एक केस हुआ था SR बॉम्बे बनाम भारत संघ केस, जो 1993-94 है, वो इसी से संबंधित है दोस्तों। दूसरा प्रभाव देखिए, अनुच्छेद 356 न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में है, यानी कि यह न्यायालय में जाने योग्य है दोस्तों, अनुच्छेद 356। तीसरा देखिए, मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं आता, लेकिन आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति इन्हें निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 356 में कोई मौलिक अधिकार है वो प्रभावित नहीं होगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो राष्ट्रपति इनको निलंबित, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है दोस्तों। चौथा प्रभाव देखिए, अनुच्छेद 357 के अनुपालना में राज्य सूची समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होगा। चाहे राज्य सूची हो या समवर्ती सूची में राज्य का विषय हो, इन दोनों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? राष्ट्रपति के पास होगा, अनुच्छेद 357 के द्वारा। तथा राज्य की संचित निधि, धन विधेयक तथा राजस्व से जुड़े मामलों पर अंतरिम रूप से केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति काम करेगा। 357 जो अनुच्छेद है उसके द्वारा
जो राज्य सूची है या समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में जो राज्य के विषय हैं उन सब पर और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास। जैसे ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो राष्ट्रपति के पास चला जाता है। संचित निधि, धन विधेयक और राजस्व से जुड़े जो भी मामले हैं उन पर अंतिम रूप से कार्य कौन करेगा, या तो राष्ट्रपति या केंद्र सरकार। दोस्तों पांचवां प्रभाव आगे देखते हैं मित्रों। तो पांचवां प्रभाव हमारे सामने आता है, सबसे समय से पहले लोकसभा की सहमति 1/4 बहुमत के आधार पर इसे वापस लिया जा सकता है। समय से पहले, जैसे कि इसको 6 महीने तक संसद ने पास किया, लेकिन संसद अगर 1/4 सदस्य लिख कर देते हैं राष्ट्रपति को कि इसे हटा दी जाए, तो समय से पहले 6 महीने से पहले भी इसको वापस लिया जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि जो हमारा राष्ट्रपति शासन है इसकी सबसे पहली बार प्रयोग कहां। तो सबसे पहले इसका प्रयोग यानी राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में पंजाब पेप्सू में किया गया था। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस में लगा है? पंजाब में। सर्वाधिक लंबी अवधि तक भी पंजाब में लगा, 1987 से लेकर 1992 तक पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा रहा। दोस्तों मित्रों, जो यहां पे ये राष्ट्रपति शासन लगा है, जब हमने पढ़ा कि 3 साल तक इसको राष्ट्रपति शासन है, इसको निर्वाचन आयोग से परामर्श लेके लगाया जा सकता है, लेकिन 3 साल से अगर आगे बढ़ाना चाहे तो हमारे संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो यहां पे देखिए 5 वर्ष हो रहे हैं, 5 वर्षों तक पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा रहा। तो यहां पे जो है संविधान संशोधन हुए। 59वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, 63 और 64वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में। ये हुए थे दोस्तों पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन को लेकर। बात करते हैं कि सर्वाधिक बार यानी सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहां पर लगा है? मणिपुर में लगा है। कितनी बार? 10 बार। दोस्तों अब तक राजस्थान में लगा है 4 बार। राजस्थान में 4 बार ही राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967, 1977, 1980 और 1992 के अंदर। दोस्तों हाल ही में 2015 में दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली के अंदर अनुच्छेद 239 यानी केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन, यहां से अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो वहां पर अनुच्छेद 256 काम नहीं करेगा अनुच्छेद 356 काम नहीं करेगा, वहां पर अनुच्छेद 239 काम करेगा। दोस्तों J&K, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड में यह लागू रहा। दोस्तों तो यह था अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। आगे चलते हैं मित्रों और बात करते हैं वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 की। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, अनुच्छेद 360 या वित्तीय आपातकाल। इसका कारण क्या है, क्यों लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल? भारत की मुद्रा या साख को गंभीर संकट उत्पन्न होना। अगर भारत की जो मुद्रा है, साख है, उसको गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है तो वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। इसमें भी सिफारिश किसकी रहेगी? मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश रहेगी। मंत्रिपरिषद अगर राष्ट्रपति को लिखित सिफारिश करती है तो राष्ट्रपति वहां पर वित्तीय आपात, देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन हमारे भारत देश में अभी तक वित्तीय आपातकाल की स्थिति कभी भी पैदा नहीं हुई है। दोस्तों इसकी जो समय सीमा है वो क्या तय की गई है वो देखते हैं। समय सीमा 2 महीने में यह उद्घोषणा संसद के साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक, तो यह एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है। जैसे ही वित्तीय आपात मंत्रिपरिषद ने लिखकर राष्ट्रपति को सिफारिश की और राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, उस दिन से 2 महीने के मध्य संसद के साधारण बहुमत के द्वारा इसको पारित कराना आवश्यक है। अगर पारित हो जाती है तो ये 6 महीने के लिए लगेगी, अगर पारित नहीं होती है तो वहीं से ये वित्तीय आपात हटे जाएगा। तो 6 महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है तथा लगातार अनिश्चित अवधि तक इसे जो संसद है वो हर 6 महीने से इसको आगे अपने बहुमत के द्वारा बढ़ा सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं वित्तीय आपात के प्रभावों की। तो चलिए मित्रों, वित्तीय आपातकाल के प्रभाव। पहला प्रभाव, राष्ट्रपति सहित सभी संवैधानिक पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती। मतलब राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते हैं
वहाँ से शुरू होंगे और जो भी संवैधानिक अधिकारी है और जो भी कर्मचारी है उनके जो वेतन और भत्ते हैं उनमें कटौती की जाएगी। पहला प्रभाव ये। दूसरा है राज्यों के सभी विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। राज्यपाल के परामर्श के बाद राज्य का धन विधेयक भी राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। मतलब राज्यों के जो भी विधेयक है वो राष्ट्रपति के पास आरक्षित हो जाएंगे, रखे जाएंगे, और जो धन विधेयक है वो भी राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। दोस्तों तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए भारत में अब तक इसका प्रयोग एक भी बार नहीं किया गया है। दोस्तों तो यह थी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। कैसी लगी आज की क्लास? नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी भारत में अब तक के राष्ट्रपतियों से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हम शुरू करेंगे और कोविंद तक के हर एक राष्ट्रपति के बारे में जिनसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, वो जानकारी आपके सामने रखने का कल हम प्रयास करेंगे। तो पहले कमेंट करके बता दो कि आज की क्लास कैसी लगी आपको। लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ के लिए कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए स्टोर में आपको मिल जाएगा फोल्डर। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।